क्वांटस एयरवेज एक फ्लाइट जो सिंगापुर से सिडनी जा रही थी, सुबह की प्यारी रोशनी में अपनी उड़ान भरी। पायलट रिचर्ड डी क्रिस्पनी ने 2000 फीट की ऊंचाई में ऑटो पायलट ऑन कर दिया, यानी अब उनके एयरप्लेन को कंप्यूटर चलाएगा। आसमान में कोई बादल नहीं था, फ्लाइट के लिए परफेक्ट कंडीशंस थी। जब प्लेन 7400 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा तो डी क्रिस्पनी अपने पहले ऑफिसर को सीट बेल्ट लाइट्स को बंद करने का ऑर्डर देने ही वाले थे कि अचानक उन्हें बूम की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज कॉमन होती है जब इंजन से हाई प्रेशर की एयर पास होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक और जोर की आवाज आई। ये आवाज खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे पत्थर एक साथ इंजन में फेंक दिए गए हों। और अचानक रेड अलार्म डी क्रिस्पनी के कॉकपिट में फ्लैश होने लगा। लेफ्ट साइड के इंजन में से टरबाइन डिस्क अपनी जगह से निकल गई थी, जिसकी वजह से इंजन के अंदर की सारी चीजें, इलेक्ट्रिक वायर्स, फ्यूल टैंक, हाइड्रोलिक पंप्स, ये सब चीजें एक्सप्लोड कर गई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस इंजन के अंदर घुस के मशीन गन से गोलियां चला दी हों। इस एक्सीडेंट से प्लेन पूरा हिल गया था। पायलट डी क्रिस्पनी ने स्पीड कम करने की कोशिश की, लेकिन ऑटो थ्रस्ट काम ही नहीं कर रहा था। कॉकपिट में बहुत से अलार्म जलने लग गए थे, जैसे दिवाली की लाइट जलती। इस प्लेन में टोटल 4 इंजन थे, जिसमें से इंजन नंबर 2 को आग लगी थी, इंजन नंबर 3 बुरे तरीके से डैमेज हो गया था, और इंजन नंबर 1 और इंजन नंबर 4 का कोई भी डेटा कॉकपिट में लगी स्क्रीन में शो नहीं हो रहा था। फ्यूल पंप्स फेल हो गए थे, हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम कुछ काम नहीं कर रहा था। प्लेन के लेफ्ट विंग वाली साइड से फ्यूल भी लीक कर रहा था। कॉकपिट में बैठे सारे क्रू मेंबर्स एक दूसरे को एफिशिएंट मैनर में डेटा बता रहे थे। डी क्रिस्पनी ने अपनी स्क्रीन में डेटा देखा तो उन्हें पता चला कि 22 में से 21 मेजर सिस्टम्स फेल हो चुके हैं। अब प्लेन सिर्फ थोड़े थ्रस्ट के ही केपेबल रह गया था और ज्यादा नेविगेट नहीं कर सकता था। डी क्रिस्पनी ने अपने क्रू मेंबर से कहा, हम वापस जाएंगे और सिंगापुर एयरपोर्ट में ही लैंड करने की कोशिश करेंगे, जहां से हमने टेक ऑफ किया था। एक के बाद एक अलार्म इंडिकेशन आ रही थी। अलार्म सिस्टम जोर जोर से चिल्ला रहे थे, स्टॉल स्टॉल स्टॉल, स्पीड स्पीड स्पीड। इतनी आवाज और ऐसी सिचुएशन में किसी को भी अगर सुनाई दे तो वो इंसान पैनिक कर जाए। सिंगापुर में जहां पर लैंड करना था उसका रनवे उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग छोटा था, और अगर वो उस रनवे से आगे चले जाते तो पूरा प्लेन पलट जाता और 469 पैसेंजर्स जो उस वक्त उस प्लेन में थे सब मर जाते। लेकिन उस प्लेन के पायलट डी क्रिस्पनी ने कुछ ऐसा किया जिससे उन्होंने एयरप्लेन की इतनी बुरी कंडीशन होने के बावजूद 100 मीटर पहले ही प्लेन को रोक दिया, और 469 पैसेंजर्स में से एक भी पैसेंजर को चोट नहीं आई। जैसे ही प्लेन रुका, डी क्रिस्पनी ने अनाउंसमेंट करी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू सिंगापुर। द लोकल टाइम इज 5 minutes to midday on Thursday 4 November, and I think you will agree that this was the nicest landing we have experienced for a while. डी क्रिस्पनी पब्लिक के लिए हीरो बन गए थे। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो एविएशन हिस्ट्री में सबसे खतरनाक मिड एयर एक्सीडेंट माना जाता है, और इसे पायलट्स को ट्रेनिंग के दौरान सिमुलेटर्स में बार बार प्रैक्टिस करवाया जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट ने इसे स्टडी किया है और इस केस स्टडी को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स इमरजेंसी सिचुएशन में फोकस बना के रह सकते हैं। ये केस स्टडी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल पहले सेम ऑटो फ्लाइट सिस्टम वाली फ्लाइट एयर फ्रांस 447 अटलांटिक ओशन में क्रैश कर गई थी, जिस इंसिडेंट में सारे 228 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मारे गए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों पायलट्स के थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस था और हम अपने थॉट प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमें इतने खतरनाक इंसिडेंट्स लाइफ में शायद ही फेस करने हो, लेकिन ये थॉट प्रोसेस हमारे तब भी काम आएगा जब हमारा बॉस हम पर प्रेशर डाल रहा होगा, या फिर जब हमारे पास करने के लिए हजारों चीजें होंगी लेकिन पता नहीं होगा कि फोकस किस पर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि क्रिएट मेंटल मॉडल्स। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि रियल सिचुएशन को फेस करने से पहले ही हम अपने माइंड में स्टोरीज बनाते हैं कि अगर हम फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। रिसर्चर्स का ये मानना है कि जो लोग मेंटल मॉडल्स क्रिएट करते हैं वो बाकियों के कंपैरेटिवली ज्यादा ग्रेड्स लाते हैं और ज्यादा इनकम अर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डी क्रिस्पनी जो क्वांटस एयरवेज के पायलट थे, वो हमेशा मेंटल मॉडल्स क्रिएट करते थे। जब भी वो अपने को पायलट्स या क्रू मेंबर्स के साथ होते थे, चाहे वो डिनर भी कर रहे हो, तो भी वो हमेशा उनसे पूछते रहते थे कि मान लो अगर प्लेन का इंजन फेल हो जाए तो सबसे पहले तुम क्या देखोगे, या फिर अगर ये इमरजेंसी आ जाए तो तुम कौन सी स्क्रीन पर देखोगे, या फिर अगर ये वाला अलार्म बजेगा तो तुम उसे बंद किस स्विच से करोगे, एंड सो ऑन। वो हमेशा अपने को पायलट से बोलते थे कि मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर ये इमेजिन करें कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या करेंगे।
जब डी क्रिस्पिनी से पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट एक मिलियन के करीब सेंसर्स हैं और कंप्यूटर का मिक्सचर है, लेकिन फिर भी कई बार ये एक गार्बेज और अच्छे डिसीजन में फर्क नहीं बता सकता। इसलिए हम ह्यूमन पायलट्स होते हैं जिनका काम है ये सोचना कि हम किसी फ्यूचर सिचुएशन में क्या करेंगे, ना कि कंप्यूटर की तरह सिर्फ प्रेजेंट डेटा पर डिसीजन लेना। और जिस दिन इनके एयरप्लेन में प्रॉब्लम आई थी और इन्होंने सेफ लैंडिंग करी थी, उस दिन भी सुबह डी क्रिस्पिनी होटल से एयरपोर्ट जाते वक्त अपने क्रू मेंबर और पायलट से यही चीजें पूछ रहे थे। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि यूज कॉग्निटिव टनल इन केस ऑफ इमरजेंसीज, यानी जब हमारे पास बहुत ज्यादा टास्क हो जाते हैं लेकिन हमें पता है कि हम ये सारे टास्क इतने शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करने के केपेबल नहीं हैं, तो हमें सिर्फ उन इम्पोर्टेंट चीजों पर फोकस करना पड़ेगा जो हम उस वक्त कर सकते हैं और बाकी हर चीज को इग्नोर कर देना है। ये उसी तरीके से है जैसे हम किसी टनल में जा रहे हो जिसकी वजह से हम सिर्फ एक डायरेक्शन में देख सकते हैं और बाकी डायरेक्शंस में नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब डी क्रिस्पिनी को पता चला था कि उनके प्लेन के 22 में से 21 सिस्टम्स फेल हो चुके हैं, तो उन्होंने कॉकपिट के डैशबोर्ड से हाथ हटाकर अपने लैप पर रख दिया था और बहुत कम टाइम के लिए आंखें बंद कर ली और उन्होंने अपना पहला प्लेन इमेजिन किया जो उन्होंने उड़ाया था, और ये प्लेन था सेस्ना। हम में से जिन लोगों को नहीं पता, तो सेस्ना एक बहुत ही छोटा सा प्लेन है एज कम्पेयर टू एयरबस। अगर इन दोनों को सामने खड़ा कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि ये बच्चों का प्लेन है जो कि नए हॉबिसिस्ट उड़ाते हैं। एक सेस्ना प्लेन में एयरबस के कंपैरेटिवली बहुत ही कम फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि फ्यूल सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल्स, ब्रेक और लैंडिंग गियर। तो हुआ ये कि डी क्रिस्पिनी ने कॉग्निटिव टनल थिंकिंग का सहारा लिया और ये इमेजिन किया कि वो एयरबस नहीं बल्कि सेस्ना प्लेन चला रहे हैं, जिससे उन्होंने यूजलेस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया और कॉकपिट में हर अलार्म पर फोकस करने के बजाय सिर्फ उन बेसिक फंक्शंस पर फोकस किया जो एक प्लेन को उड़ाने के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि सेस्ना में वैसे भी सिर्फ बेसिक फंक्शंस ही हैं। डी क्रिस्पिनी ने अपने प्लेन को बहुत स्लो मोशन में सिंगापुर एयरपोर्ट की तरफ वापस मोड़ा, जैसे कि वो सेस्ना प्लेन के साथ करते, और फिर अचानक स्क्वीलर अलार्म बजने लगा। जिन लोगों को नहीं पता, स्क्वीलर एक बहुत ही जोर का अलार्म है। ये इतनी जोर से बजता है कि अगर पायलट ऑलमोस्ट गहरी नींद में भी होगा तो भी ये उसे उठा देगा। लेकिन लकीली डी क्रिस्पिनी सिर्फ बेसिक फंक्शंस पर फोकस कर रहे थे जो उन्हें प्लेन को उड़ाने के लिए चाहिए थे, और इसीलिए उन्होंने इस अलार्म को इग्नोर कर दिया। जैसे ही उन्होंने ग्राउंड को टच किया, उन्होंने ब्रेक पैडल को पूरी ताकत से दबाया और उस पैडल को रिलीज नहीं किया, क्योंकि वो श्योर नहीं थे कि एक बार ब्रेक पैडल को रिलीज करने के बाद क्या वो दोबारा काम करेगा भी या नहीं। और उनके अच्छे थॉट प्रोसेस की वजह से वो अपने सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की लाइफ को बचाने में सक्सेसफुल रहे। रिसर्चर्स बोलते हैं कि कॉग्निटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग से बच सकते हैं और उस चीज पर फोकस कर सकते हैं जो उस मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे साथ लकीली एयरप्लेन वाला इंसिडेंट तो नहीं होगा, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम हर रोज कितना प्रेशर फेस करते हैं। हो सकता है हमारा कोई बॉस या फिर कोई टीचर सडनली हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, और अगर हम कॉग्निटिव टनल थिंकिंग का सहारा नहीं लेते तो हमारा माइंड रिएक्टिव स्टेट में चला जाएगा और होगा ये कि हम जो नहीं चाहते थे हम वैसा कुछ बोल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स। अगर हम फोकस नहीं हैं और कॉग्निटिव टनल थिंकिंग को यूज नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हमारा पूरा दिन ही ईमेल्स को पढ़ते पढ़ते निकल जाए और हमें लगेगा कि हम पूरा दिन बिजी थे। लेकिन बिजीनेस का मतलब ये नहीं है कि हम एक्चुअल में कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस को हमें अपने इंपॉर्टेंट गोल्स एग्जीक्यूट करते वक्त बंद करना ही पड़ेगा। इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि हम हर डिस्ट्रैक्शन को अपने सामने से ही हटा दें और एनवायरनमेंट में सिर्फ वही चीजें रखें जो हमें हमारे गोल की याद दिलवाएगी। जैसे कि अगर हमारे पास स्टडी टेबल और स्टडी टेबल लाइट्स हैं तो हम रूम की सारी लाइट्स ऑफ करके और टेबल में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रखें और स्टडी टेबल लाइट्स ऑन करके अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इससे हम अपने एनवायरनमेंट में सिर्फ अपने गोल से रिलेटेड टास्क ही देख पाएंगे। और उसी तरह काम करते वक्त 50 मिनट के करीब के सेशंस रखें जिस वक्त हमारा सेल फोन ऑफ होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स देखे थे। जिसमें सबसे पहला मेथड था कि क्रिएट मेंटल मॉडल्स, यानी ब्रेन में व्हाट इफ सिचुएशंस क्रिएट करें, यानी ऐसी स्टोरीज बनाएं कि इस सिचुएशन में हम ऐसे रिएक्ट करेंगे और इस सिचुएशन में हम इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा था कि हम कॉग्निटिव टनल थिंकिंग यूज कर सकते हैं, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में सिर्फ उन्हीं चीज पर फोकस करें जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। जैसे एयरप्लेन वाले एग्जाम्पल में डी क्रिस्पिनी ने
प्लेन के सिर्फ बेसिक फंक्शंस पर ही फोकस किया और बाकी सारे अलार्म्स वगैरह सब भूल गए। और फाइनली हमने देखा था कि हमें अपना टाइम वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने देखा था कि काम करते वक्त 50 मिनट के सेशंस रखें और इस वक्त अपना मोबाइल ऑफ रखें। साथ में हो सके तो अपने एनवायरनमेंट में सिर्फ वही चीजें रखें जो हमें हमारे गोल की याद दिलवाएं। दोस्तों, काफी टाइम से लोग हमसे पूछ रहे थे कि गीगल के लोगों का मतलब समझ नहीं आ रहा, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था। तो एक्चुअली जब हम सबने इसके लोगो डिसाइड किया था तो हमने ये सोचा था कि बेस्ट वे और सबसे सस्ता तरीका जो नॉलेज गेन करने का है वो है बुक्स, जिससे हम अपनी गलतियों के 5 से 10 साल बचा सकते हैं और अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। साथ में हमें यह भी पता था कि बुक्स में नॉलेज बहुत ज्यादा है, एक समुद्र की तरह जिसमें बहुत सी लहरें होती हैं, यानी वेव्स होती हैं। तो इसीलिए हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, बुक्स को और समुद्र की लहरों को यानी वेव्स को मिक्स करके ये कॉन्सेप्ट बनाया था, जिसमें हमने हेडफोन का सिंबल भी ऐड किया था जो गीगल ऐप के लिए था, यानी ऑडियो बुक समरीज के लिए। सो आई होप आपको अब गीगल के लोगों का मतलब समझ आ गया होगा। और एक और बात, अगर हम अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप बुक सुनें। इससे अच्छा सोर्स कोई भी नहीं हो सकता एक मिडिल क्लास आदमी के लिए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। इसलिए हमने गीगल ऐप बनाई थी और इसीलिए इसमें 100 से ज्यादा फ्री समरीज हैं जो आप सुन सकते हैं और हर हफ्ते हम फ्री समरीज इसमें ऐड करते रहते हैं। और अगर आपको समरीज की क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। प्रीमियम मेंबरशिप इस ऐप को और फ्री समरीज को सपोर्ट करने के लिए है और हम इसमें 12 से 15 बुक समरीज डालते हैं। प्रीमियम मेंबरशिप से आप ज्यादा जल्दी नॉलेज गेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो की मैक्सिमम बातें हमने चार्ल्स डुहिग की बुक स्मार्टर फास्टर बेटर से डाली है। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।